Hello guys, I am Prince Jain. Welcome to Medical Store. Today we will discuss neoplasia. So, what is neoplasia? Basically, it is any new growth which is independent of growth factor stimulation. हम देखते हैं बॉडी में जो भी सेल्स की ग्रोथ होती है तो बेसिकली कब होती है जब ग्रोथ फैक्टर आते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं. बट ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि न्यू ग्रोथ हो रही है सेल की विदाउट ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन. इंडिपेंडेंट कंडीशन. ओके. नियोप्लाज्म क्या होता है? नियोप्लाज्म, नियो मीन्स न्यू और प्लाज्म मीन ग्रोथ. हमें नई ग्रोथ देखने को मिलती है. ओके. सो आपको एक चीज़ याद रखना है, ऑल नियोप्लाज्म्स आर नॉट कैंसर. सी हम देख रहे हैं न्यू ग्रोथ हो रही है बिना ग्रोथ फैक्टर के, तो हमें लगेगा कि ये सब कैंसर की कंडीशन है, बट ऐसा नहीं है. नियोप्लाज्म है बट कैंसर नहीं है. ये कैसे? अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं. ओके. सो बेसिकली बिनाइन और मैलिग्नेंट कंडीशन होती है. बिनाइन मीन्स नॉन कैंसरस ट्यूमर. नियोप्लाज्म है बट कैंसरस कंडीशन नहीं है. मैलिग्नेंट, दिस इज अ कैंसरस ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर में हम जो भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे. सी सफिक्स ओमा इज यूज्ड फॉर बिनाइन ट्यूमर. सो अगर वो इपीथीलियल से अराइज हुआ है ट्यूमर, तो उसको अगर वो बिनाइन है तो उसका हम नाम रखेंगे जैसे पेपिलोमा, इसका एग्जांपल है. मेसेनकाइलम ओरिजिनेटेड कुछ ट्यूमर्स हमने यहाँ एग्जांपल लिख के रखे हैं. जैसे फाइब्रोब्लास्ट का ट्यूमर होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का, तो उसे हम फाइब्रोमा बोलते हैं. ओमा इज क्यों यूज़ करा है यहाँ पे? क्योंकि बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट नहीं है. अगर मैलिग्नेंट होगा तो इसका नाम कुछ और होगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. कॉन्ड्रोमा, लाइपोमा, ओस्टियोमा, बेसिकली ये सब कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके ट्यूमर. बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? बेसिकली बिनाइन ट्यूमर जो है जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ है उसी लोकेशन पे ही प्रेजेंट रहता है और कहीं वो स्टेसिस या मूव नहीं करता है. बिनाइन ट्यूमर रिमेन लोकलाइज टू देयर साइट ऑफ ओरिजिन. अब इसका फ़ायदा क्या है? बेसिकली अगर हमें इस ट्यूमर को किसी पेशेंट की बॉडी में से रिमूव करना है तो हम इजीली सर्जिकली उसको रिमूव कर सकते हैं. अभी मैलिग्नेंसी में हम पढ़ेंगे, इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है रिमूव करने में, देखेंगे हम डिटेल में. सो इट इज़ ईजीली रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सर्जन. एक्सेप्शंस, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हमें हर जगह मिलते हैं. यहाँ क्या एक्सेप्शंस है? ओमा यूज्ड हुआ है 2 डिजीज़ में, बट ये नॉन न्यूप्लास्टिक है, न्यूप्लास्टिक है ही नहीं है. सो व्हाट इज दिस? हीमेटोमा और कोरियोस्टोमा. बेसिकली एक कुछ 2 डिजीजेज है, बेसिकली 2 कंडीशंस है. ये बेसिकली नॉन न्यूप्लास्टिक है, यहाँ हमें न्यूप्लाज्म देखने को नहीं मिलेगा. ओके. बट हम यहाँ ओमा यूज़ कर रहे हैं वर्ड सफिक्स. मैलिग्नेंसी इज अ कैंसरस ट्यूमर. बेसिकली अगर ये एपिथेलियल है सो उसके लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे कार्सिनोमा. जैसे कि हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखते हैं बॉडी में, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा देखते हैं. अगर वो मेसेनकाइमल ओरिजिनेटेड है सो बेसिकली उसमें हम सफिक्स यूज़ करेंगे सार्कोमा. जैसे कि हमने यहाँ देखा था फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का अगर बिनाइन ट्यूमर है तो उसका हमने सफिक्स यूज़ करके फाइब्रोमा बोला था. यहाँ हम सार्कोमा यूज़ करेंगे, फाइब्रोसार्कोमा बोलेंगे. कार्टिलेजस ट्यूमर होगा मेसेनकाइमल ओरिजिनेटेड तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा. मैलिग्नेंट ट्यूमर बेसिकली क्या होता है? ये जहाँ भी ओरिजिनेट होगा वहाँ ये वहीं नहीं रहेगा लोकलाइज, ये मूव करेगा, मेटास्टेसिस करेगा. सो मैलिग्नेंट ट्यूमर कैन इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय एडजेसेंट स्ट्रक्चर एंड स्पेस टू डिस्टेंट साइड मेटास्टेसाइज. सो बेसिकली ये और इन्वेडिंग डिस्ट्रॉय भी करता है सेल्स को. लाइक जो न्यू लोकेशन पे जाएगा तो वहाँ जो पहले से ही सेल्स प्रेजेंट रहेंगे उनमें इन्वेजन करेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा. अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे. मैलिग्नेंसिस, कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं मैलिग्नेंसिस का जिनमें सफिक्स हमने ओमा यूज़ करा है. हमने यहाँ देखा था कि ओमा हम कहाँ यूज़ कर रहे थे? सफिक्स बिनाइन में. बट यहाँ कुछ डिजीजेज लिखी है जो कि ट्यूमर्स लिखे हैं बेसिकली जिनमें मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है और उनका जो सफिक्स है ओमा. जैसे कि मेलेनोमा, लिम्फोमा, लिम्फेटिक का ट्यूमर हो जाना, सेमिनोमा एंड क्लोरोमा. ओके. सो अब हम मूव करते हैं मिक्स ट्यूमर को समझेंगे. व्हाट इज़ मिक्स ट्यूमर? गाइज बेसिकली मिक्स ट्यूमर ऐसी कंडीशन है जहाँ पर मोर देन 1 टाइप ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स हमको दिखते हैं. वो सभी काय से अराइज हो रहे हैं, कहाँ से अराइज हो रहे हैं? बेसिकली एक सिंगल जर्म लेयर से अराइज हो रहे हैं या मोर देन 1 जर्म सेल लेयर से अराइज हो रहे हैं.
अगर वो सिंगल जर्म लेयर्स से अराइज हो रहे हैं तो उसे हम प्लूओमॉर्फिक एडिनोमा में देखे जा सकता है, और ये बेसिकली एक नियोप्लाज्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है। अभी हम आगे इसको जब सिस्टमिक पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। मोर देन वन जर्म सेल लेयर से अगर अराइज हो रहा है उसे टेट्रानोमा बोलते हैं। बेसिकली कहाँ दिखता है? ओवेरियन सिस्ट टेट्रानोमा में देखा जाता है। अब हम दो टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, कोरियोस्टोमा, हिमाटोमा। सी गाइस, नियोप्लेसिया हम जब भी पढ़ेंगे तो बिनाइन, मैलिग्नेंट, कोरियोस्टोमा, हिमाटोमा ये हमें पता होना चाहिए। ओके, हमें यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही देखा था कोरियोस्टोमा और हिमेटोमा। हिमेटोमा और हिमाटोमा दोनों अलग कंडीशन है। सो कोरियोस्टोमा क्या होता है? बेसिकली अ नॉर्मल टिश्यू इन एबनॉर्मल लोकेशन। सी, हमें एक एबनॉर्मल लोकेशन पे एक नॉर्मल टिश्यू मिल रहा है। मतलब क्या है इसका? एक्टोपिक रेस्ट ऑफ नॉर्मल टिश्यू। जैसे कि देखिए, पैंक्रियाटिक टिश्यू कई बार स्टोमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाता है। आप ये इमेज देख रहे हैं, इसमें ये बेसिकली एग्जाम्पल है कोरियोस्टोमा का। ओके, हिमाटोमा। हिमाटोमा इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ एबनॉर्मल टिश्यू प्रेजेंट एट नॉर्मल लोकेशन। लोकेशन तो नॉर्मल है बट टिश्यू की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल है। बेसिकली इसमें हैपेजाइड टिश्यू दिखता है नॉर्मल लोकेशन पे, डिसऑर्गेनाइज टाइप का दिखेगा, जैसे कि हमें लंग्स में देखने को मिलता है। पल्मोनरी हेमाटोमा, यहाँ पर लंग्स जैसे यूजुअली नॉर्मल लोकेशन है और कहीं ये मूव नहीं कर रहा है, बट जो ग्रोथ हो रही है टिश्यू की वो एबनॉर्मल है। ओके, अब हमने समझ लिया कोरियोस्टोमा एंड हिमाटोमा। अब हम बिनाइन और मैलिग्नेंट जो ट्यूमर हमने देखा उसके बीच में हम एक डिफरेंशिएशन टेबल मैंने ड्रॉ करी है। बेसिकली रॉबिन्स में 4 पॉइंट्स के बेसिस पे बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को जो है डिफरेंशिएट करा है। सो बिनाइन में फर्स्ट एनाप्लेसिया एब्सेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एनाप्लेसिया एब्सेंट? बेसिकली देखिए, अगर एक नॉर्मल सेल है बॉडी में और एक ट्यूमर सेल है, ये क्या है? नॉर्मल सेल, ये है ट्यूमर सेल। अब हमें ये पता नहीं है ये बिनाइन ट्यूमर सेल है या मैलिग्नेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि बिनाइन ट्यूमर सेल है या मैलिग्नेंट? सी, बिनाइन, अगर बिनाइन ट्यूमर सेल है तो बेसिकली ये सेल नॉर्मल सेल के जैसा ही दिखेगा मॉर्फोलॉजिकली और बहुत फंक्शनली। हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पर मैलिग्नेंसी वाला ट्यूमर सेल प्रेजेंट होता बॉडी में तो वो उसका साइज अलग होता, शेप अलग होता, वो नॉर्मल सेल से मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली पूरा डिफरेंट होता। सो दिस सेम कंडीशन हमें जो दिख रही है इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और ये नॉर्मल सेल से ये अलग है तो इसको अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन बोलते हैं। ओके, अब एनाप्लेशिया क्या होता है यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। एनाप्लेशिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ लेक ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन जो है वो अब्सेंट रहता है एनाप्लेशिया में। तो क्या बिनाइन कंडीशन में हमें एनाप्लेशिया देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। सो एनाप्लेशिया कहाँ प्रेजेंट रहेगा? मैलिग्नेंसी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। सी गाइस, अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, आप चिंता मत करिए। आपको इजीली याद ये रखिए कि बिनाइन ट्यूमर में जो सेल है ना वो नॉर्मल सेल के जैसा ही दिखेगा मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली। और मैलिग्नेंसी कंडीशन में जो नॉर्मल सेल रहेगा और ट्यूमर सेल रहेगा दोनों एक दूसरे से अलग आपको दिख सकते हैं। ओके, बिनाइन ट्यूमर इज स्लोली ग्रोइंग। जब कोई पेशेंट आता है, आप जब ओपीडीज़ में जाएंगे वहाँ पर हम पेशेंट्स को देखेंगे पोस्टिंग में, तो बेसिकली हम हमेशा उन पेशेंट से पूछेंगे, सी आपको जो कैंसर ग्रोथ हो रहा है वो कितने टाइम से हो रहा है? अगर पेशेंट ने कहा कि सर ये 2 साल से हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये बिनाइन ट्यूमर है। बट उसने कहा नहीं नहीं हमें सिर्फ 1 महीने में ट्यूमर इतना सारा ग्रोथ हो गया, तो हम क्या वो समझेंगे कि ये मैलिग्नेंसी कंडीशन है, ये डिजीज़ कंडीशन है। सो इट इज़ अ रैपिडली ग्रोइंग कंडीशन। ओके, बिनाइन में बेसिकली हमें इनकैप्सुलेटेड दिखते हैं सेल्स। जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हम इन्वेशन नहीं देखते हैं, किसी और सेल में इन्वेशन नहीं होता है इनका। यह भी हम डिटेल में देखेंगे। और मैलिग्नेंसी में नॉन इनकैप्सुलेटेड सेल दिखेंगे जो कि लोकल इन्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। बिनाइन में मेटास्टेसिस एब्सेंट रहती है और मैलिग्नेंसीज में जो मेटास्टेसिस प्रेजेंट रहती है। नाउ गाइस, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्यूमर।
क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें ट्यूमर में देखने को मिलती है। फर्स्ट, एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया हमें ट्यूमर में देखने को मिलता है। एनाप्लेसिया इट इज़ अ हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंसी। ऐसा क्यों बोला जाता है कि एनाप्लेसिया जो है मैलिग्नेंसी का हॉलमार्क है। सी, एनाप्लेसिया में देयर इज लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन लैक होता है। सो मतलब क्या है इसका, जो नॉर्मल सेल है और मैलिग्नेंट सेल है वो एक दूसरे से अलग हमें दिखेंगे। सो देयर इज अ लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज न्यूप्लास्टिक सेल आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल बोथ मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनली। आप देख के अगर हिस्टोलॉजी स्लाइड पता कर सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में आपको नॉर्मल सेल और जो ट्यूमर सेल है एक दूसरे से अलग अलग दिख जाएंगे। सो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया क्यों बोलेंगे, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। एनाप्लेसिया में हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ फीचर्स है एनाप्लेसिया के। बेसिकली प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब देयर इज अ वेरिएशन इन साइज एंड शेप ऑफ द सेल। जो न्यूप्लास्टिक सेल बनेंगे उनका जो साइज और शेप होगा वो नॉर्मल सेल से अलग होगा। सो विद इन सेम ट्यूमर सेल्स आर नॉट यूनिफॉर्म। एक ही ट्यूमर में बहुत अलग अलग टाइप के हमें सेल देखने को मिलेंगे। ओके, आप ये इमेज देख सकते हैं। नाउ एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी, जो न्यूक्लियर की मॉर्फोलॉजी है वो नॉर्मल नहीं होगी। कैसे, बेसिकली जो कैंसर सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है 1:1 होता है। ऐसा क्यों, देखिए अगर हमारे पास नॉर्मल सेल हम देखेंगे तो नॉर्मल सेल में जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रेशियो होता है वो 1:4 का होता है। आप देख सकते हैं ना, न्यूक्लियस के 4 टाइम्स ज़्यादा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, या न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रेशियो 1:6 तक हो सकता है। बट अगर कैंसर सेल की बात करें तो वहाँ जो न्यूक्लियस इस टू साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है वो 1:1 होता है। सो हमें यहाँ पर हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लिया देखने को मिलता है। और हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लिया देखने को मिलेंगे। आप इमेज देख सकते हैं, बेसिकली हाइपर क्रोमेटिक न्यूक्लिया है ये, और न्यूक्लियस आपको दिख रहा है बहुत राउंड बड़ा दिख रहा है, ये ट्यूमर सेल में दिख रहा है हमें। ओके, नाउ एक और फीचर देखने को मिलेगा, माइटोटिक फिगर इंक्रीज्ड। सो बेसिकली माइटोटिक फिगर क्या होते हैं गाइस, बेसिकली माइटोटिक फिगर इस टाइप के हमें दिखते हैं सेल में। पर एक हमें चीज़ यहाँ याद रखना है सबसे पहले, इसको समझने से पहले, कि इंक्रीज माइटोटिक फिगर कैन बी सीन इन नॉर्मल टिश्यू ऑल्सो। आपके बॉडी के नॉर्मल टिश्यूज़ में भी माइटोटिक फिगर बढ़ता हुआ दिखता है। तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि न्यूप्लास्टिक सेल है। ओके, इसका एक डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नॉर्मल सेल है और न्यूप्लास्टिक सेल है दोनों में ही अगर माइटोटिक फिगर बढ़ेगा तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नॉर्मली बॉडी में फिजियोलॉजिकल कंडीशन में नॉर्मली कहाँ का माइटोटिक फिगर हमको बढ़ता हुआ दिखता है, जैसे प्रोलिफरेटिंग एंडोमेट्रियम, इंटेस्टाइनल विलाय, बोन मेरो सेल्स, या आपको नॉर्मली भी माइटोटिक फिगर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ओके, माइटोटिक फिगर 2 टाइप के होते हैं, टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल माइटोटिक फिगर में आपको देखिए बायपोलर माइटोटिक फिगर है, ये 2 पोल दिख रहे हैं आपको। ओके, तो ये वाला जो टिपिकल माइटोटिक फिगर है ये आपको ट्यूमर सेल में भी दिख सकता है, नॉर्मल टिश्यू में भी दिख सकता है। ओके, ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट तो कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पास ट्यूमर सेल है, नॉर्मल टिश्यू है, दोनों में ही आपको टिपिकल माइटोटिक फिगर दिखेगा, तो आप पता कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। सी, एटिपिकल माइटोटिक फिगर ये हमें सिर्फ और सिर्फ नियोप्लास्टिक सेल मैलिग्नेंसी में ही दिखेगा। क्यों, बेसिकली एटिपिकल डिफरेंट कैसे, बेसिकली इसमें 3 पोल्स होते हैं या 4 भी हो सकते हैं। देयर इज अ मोर देन 2 पोल्स आर फाउंड इन एटिपिकल माइटोटिक फिगर। एटिपिकल माइटोटिक फिगर इज ऑलवेज साइन ऑफ नियोप्लेसिया। क्यों है ये नियोप्लेसिया का साइन, क्योंकि बेसिकली ये नॉर्मल टिश्यूज़ में हमें देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल टिश्यू में सिर्फ हमको टिपिकल देखने को मिलेगा, ट्यूमर सेल में भी दिख जाएगा, बट जो एटिपिकल है सिर्फ वो सिर्फ ट्यूमर सेल में ही माइटोटिक फिगर दिखेंगे। गाइस अभी ये रॉबिन्स में आप जब ये नियोप्लेसिया चैप्टर को रीड आउट करेंगे तो वहाँ इतना ये डिटेल में नहीं लिखा है, मैंने यहाँ डिटेल में मेंशन करा है ताकि आपको समझ में आए। और कैसे बता सकते हैं हम, अगर हम हिस्टोलॉजी स्लाइड देख रहे हैं तो हम माइटोटिक फिगर थोड़ी ना काउंट करते रहेंगे, हमें और क्या अच्छा दिख सकता है। यहाँ पे हमें ट्राईपोलर माइटोसिस दिखने को मिलती है। आप ये इमेज देख रहे हैं, बेसिकली ये ट्राईपोलर माइटोसिस देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ना, ये मर्सिडीज बेंज का साइन भी ऐसे ही होता है। तो इसी टाइप का जो है ना ट्यूमर सेल्स में हमें देखने को मिलता है, ट्राईपोलर माइटोसिस।
ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है देखने में गाइस, मतलब लाइक आपको अगर हिस्टोलॉजी स्लाइड मिल भी जाए ट्यूमर सेल की, तो आप शायद ही माइटोटिक फिगर ये वाला इस टाइप का ट्राइपोलर माइटोसिस देख पाएँ, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको देखना स्लाइड में। ओके, सो सेल पोलरिटी गाइस, सेल पोलरिटी जो होती है एनाप्लेसिया में चेंज हो जाती है, मैलिग्नेंसी की कंडीशन में चेंज हो जाती है। सबसे पहले आपको समझना होगा सेल पोलरिटी होती क्या है। सी गाइस, नॉर्मल इपिथेलियल सेल है ये। नॉर्मल आपने इपिथेलियल सेल में बेसमेंट मेम्ब्रेन देखा है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अपर जितनी पूरी थिकनेस होगी उसमें जो नॉर्मल सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो एक दूसरे से पैरेलल होता है। तो यहाँ पे सेल पोलरिटी नॉर्मल है। बट जैसे ही मैलिग्नेंसी होती है, एनाप्लेसिया कंडीशन है, वहाँ पे जो इन सेल्स का अरेंजमेंट होता है ना, वो हैपेजाइड होता है, एक जैसा नहीं है, पैरेलल नहीं है, कैसे भी अरेंज है। सो इन मैलिग्नेंसी देयर इज़ अ लॉस ऑफ सेल पोलरिटी, जो सेल पोलरिटी है ना उसका लॉस हो जा रहा है। ओके, तो ये सब फीचर्स हमें एनाप्लेसिया में देखने को मिलेंगे। लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये एक स्टोरी है नॉर्मल टिश्यू से उसके ट्यूमर बनने तक की। नॉर्मल टिश्यू में म्यूटेशन होगा तो सबसे पहले वो मेटाप्लेसिया उसको बोलते हैं हमें। मेटाप्लेसिया में वापस अगर हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है तो वो डिस्प्लेसिया में कन्वर्ट होता है। डिस्प्लेसिया कन्वर्ट्स इनटू एनाप्लेसिया, देन फाइनली ट्यूमर फॉर्म होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया एंड एनाप्लेसिया? मैंने यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिफ्रेंशिएटिंग टेबल बनाई है, पूरा कंटेंट रॉबिन्स से लिया है। रॉबिन्स में आपको पैराग्राफ में मिलेगा, यहाँ पे मैंने ईजीनेस के लिए इसको पॉइंट्स वाइज अरेंज कर लिया है। ओके, एग्जाम में भी आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ओके, जनरली यूजीज में कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटाप्लेसिया एंड एनाप्लेसिया। ओके, सो हम इसको समझते हैं। मेटाप्लेसिया क्या होता है? बेसिकली गाइस, आपने किसी सेल को स्टिमुलस दिया, अब स्टिमुलस देने के बाद वो कुछ फंक्शन करेगा, मतलब लाइक इंजूरियस स्टिमुला आया है तो वो सेलुलर एडाप्टेशन शो करेगा। बट जैसे ही हम उस स्टिमुला को हटाएंगे तो वो सेल वापस नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कहा मैंने? कोई सेल है, ये सेल है, कोई नॉर्मल सेल है, इस पे हमने कुछ इंजूरियस या नॉर्मल स्टिमुला दिया। स्टिमुला देने के बाद क्या होगा? ये मेटाप्लेसिया वाला सेल हो जाएगा। सी ना, मेटाप्लेसिया शो करेगा तो मेटाप्लेसिया वाला सेल हो गया। बट जैसे ही हम इस स्टिमुला को रिमूव करेंगे वापस ये नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल। सो इट इज़ अ कम्प्लीटली रिवर्सिबल। डिस्प्लेसिया में क्या होता है? ये रिवर्सिबल नहीं है, कम्प्लीटली पार्शियल है। क्यों पार्शियल रिवर्सिबल है? क्योंकि देखिए, मेटाप्लेसिया में जो हमने देखा कि ये सेल वापस यहाँ पे आ रहा है, तो ये कम्प्लीटली जितना नॉर्मल सेल के फंक्शंस है, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, वापस उसके रिस्टोर हो जाते हैं। बट डिस्प्लेसिया में ऐसा नहीं होता है। अगर वो वापस नॉर्मल सेल में आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फिजियोलॉजी या मॉर्फोलॉजी लॉस होता है। ओके, और अगर एनाप्लेसिया की बात करें तो इरिवर्सिबल चेंज है। अगर एक बार सेल एनाप्लेसिया स्टेज में पहुंच गया तो वापस वो रिवर्सिबल नॉर्मल सेल में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, अब मेटाप्लेसिया में जो हमने न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का रेशियो देखते हैं तो नॉर्मल होता है 1:6 या 1:4। डिस्प्लेसिया में जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का रेशियो होता है वो हाई होता है, और एनाप्लेसिया में 1:1 का होता है। यहाँ हमने देख ही लिया इसको कि जो एनाप्लेसिया है उसमें हमने एनाप्लेसिया में जब हमने हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई देखा और ये न्यूक्लियस मॉर्फोलॉजी देखा तो हमने यहाँ मेंशन करा था कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ओके, अब सेल पोलरिटी की बात करें तो गाइस, बेसिकली सेल पोलरिटी में मेटाप्लेसिया में नॉर्मली शो करेगा, डिस्प्लेसिया में जो सेल पोलरिटी होगी वो अल्टर्ड हो जाएगी। सेल पोलरिटी से बेसिकली हम उस स्टेज का भी पता कर सकते हैं कि वो डेफिनेटली अभी ट्यूमर की तरफ प्रोसीड कर गया है या अभी भी नॉर्मली है वो। ओके, और एनाप्लेसिया में भी आपको अल्टर्ड सेल पोलरिटी देखने को मिलेगा। बैरेट इसोफेगस जो है मेटाप्लेसिया का एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसिया अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन करें, अभी तो हमने इनमें डिफरेंशिएशन देख लिया। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखना है जो कि मेटाप्लेसिया में नहीं है। ओके, सो जैसे कि डिस्प्लेसिया के जितने भी सेल्स होंगे तो वो डिसऑर्डर ग्रोथ शो करते हैं, प्लियोमॉर्फिज्म शो करेंगे। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है? वेरिएशन इन साइज एंड शेप। जितने भी सेल्स जो आगे बनते जा रहे हैं
तो उनका सेल जो हो साइज और शेप होगा वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से भी। हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लिया हमें देखने को मिलेगा। सेवरल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें सेल में होते हुए दिखेंगे एज कम्पेयर टू मेटाप्लेसिया। कार्सिनोमा इन सिटू, ये हमें डिस्प्लेसिया में देखने को मिलता है। क्या होता है कार्सिनोमा इन सिटू? सी बेसिकली ये मैंने सेल पोरेटी वाली डायग्राम बनाया कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है इपिथेलियल सेल्स की, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा है। अब देखिए, हमने जब सेल पोलरिटी समझा, हमने देखा कि जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है पैरेलल होता है नॉर्मली सेल्स में। और अगर हम डिस्प्लेजिया की बात करें तो डिस्प्लेजिया में क्या होता है, बेसिकली जो सेल का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है ना। देखिए डिफरेंट वे में कैसे भी हैप्पैज़ार्ड अरेंजमेंट दिखने को मिल रहा है। सो हैप्पैज़ार्ड अरेंजमेंट होने के बावजूद ये जो सेल्स होते हैं ना, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करते हैं। कितने अच्छे सेल्स है, देख रहे हो आप, ये पेनिट्रेट नहीं करते, उसको डैमेज नहीं करते हैं। तो इस कंडीशन को हम कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं। बट इनवेसिव कैंसर में क्या होता है, कुछ सेल्स जो होते हैं ना, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं ना, वो पेनिट्रेट कर जाते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पहले मैंने कुछ इसलिए बोला, जैसे इन्वेसिव कैंसर जो है प्रोसीड करेगा, लाइक उसकी एक दिन में तो बन नहीं जाएगा वो, जैसे ही मंथ ईयर उसका प्रोग्रेस होते जाएगी इन्वेसिव कैंसर की, तो वैसे वैसे जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी बहुत ज़्यादा सेल्स से डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। सो कार्सिनोमा इन सिटू इज अ कंडीशन इन विच बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, ओके, एंड इपिथेलियल सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय डिस्प्लास्टिक सेल्स। ये जो आप देख रहे हो ना सेल्स, यहाँ पे इपिथेलियल सेल्स नहीं है, बेसिकली यहाँ पे इनका रिप्लेसमेंट हो गया किससे, डिस्प्लास्टिक सेल से। ओके, Here you can see that basement membrane is intact. Orange colored mark is basement membrane which is intact. अब हम देखेंगे एनाप्लेसिया। सो गाइस, एनाप्लेसिया में हमने इरिवर्सिबल चेंज, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो, अल्टर्ड पोलरिटी, ये सब देख लिया। हमें यहाँ एटिपिकल माइटोटिक फीवर दिखेंगे, ये भी हमने देख लिया था अभी। प्लियोमॉर्फिज्म, कंप्लीट लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ मैलिग्नेंसी। सो ये हमारी एक डिफरेंशिएशन टेबल है जो कि बहुत इजी गोइंग है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, कैसे सेल जो है नॉर्मल टिश्यू ट्यूमर की तरफ प्रोसीड होता है। एनाप्लेसिया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूमर, हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हम प्रॉपर्टीज और क्या ट्यूमर की प्रॉपर्टीज होती है, बेसिकली रेट ऑफ ग्रोथ। आप, मैंने अभी थोड़ी पहले ही बताया, जब आप ओपीडीज़ में जाएंगे आपकी पोस्टिंग में सेकेंड ईयर में, तो आप देखेंगे, आप जब जाके पेशेंट से पूछेंगे कि सर आपको जो ये ट्यूमर हुआ है ये बेसिकली कितने टाइम से, तो अगर वो कहेगा कि सर ये 2 साल से इतना हुआ है, जो भी साइज़ का, लाइक 2 साल में इतनी साइज़ का ट्यूमर हुआ है, तो आप समझेंगे बिल्कुल कि ये बिनाइन ट्यूमर है। सी ना, 2 साल लग गए इतना ट्यूमर होने में। पर अगर वो बोले, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना, वो बोले कि सर इतना ट्यूमर 2 महीने में ही हो गया, तो आप क्या समझेंगे इससे, कि बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ हो रही है। रैपिडली ग्रोथ किस में होती है, मैलिग्नेंसी के कंडीशन, मैलिग्नेंट ट्यूमर में। सो रेट ऑफ ग्रोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर। कैसे, मैलिग्नेंसी इंक्रीजेज इन साइज रैपिडली, वेयरएज बिनाइन स्टेज डोरमेंट फॉर ईयर। बिनाइन में बहुत टाइम लगेगा ग्रोथ ज़्यादा होने में, पर मैलिग्नेंसी जो है बहुत ही कम समय में बहुत बड़े ट्यूमर्स हो जाते हैं। ओके, so rate of growth is high in malignant condition. Okay, now third property of tumor, basically local invasion in capsule। ये हमें समझना है कैसे, कैसे बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर को इस पॉइंट के बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमें जस्ट अभी देखा था जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे बिनाइन और मैलिग्नेंट का, तो हमने यहाँ पे एनकैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड कंडीशन लिखी थी। समझते हैं इसको हम। देखिए, बेसिकली जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ना, वो लोकल टिश्यूज़ में इन्वेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे इन्वेशन कर लेंगे वो लोकल टिश्यू में, बेसिकली इन्वेशन समझिए। देखिए, ये नॉर्मल कोई टिश्यू है, उसमें सेल्स हैं। अब यहाँ ये नॉर्मल सेल्स है सभी, बट यहाँ कहीं से यहाँ पर आपका मैलिग्नेंसी वाला ट्यूमर सेल आ जाता है। मैलिग्नेंसी ट्यूमर सेल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही मेटास्टेसिस शो करते हैं। मेटास्टेसिस क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाना। यहाँ आ गया ये, अब मैं इसको थोड़ा अलग ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ आ गया ये,
अब यहाँ आके ये जो दूसरे सेल्स है ना उसमें इन्वेजिनेशन करेगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। उनको इन्वेजिनेट ये क्यों कर पाते? क्योंकि इनके ऊपर कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर कैप्सूल प्रेजेंट होती तो ये इनमें इन्वेजिनेट नहीं कर पाते हैं। देखिए, बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर में क्या होता है, ट्यूमर सेल के अराउंड कैप्सूल होती है। कैप्सूल का फायदा क्या है, वो किसी और सेल के पास जाके उसमें इन्वेजिनेट होकर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। सो ड्यू टू इनकैप्सुलेशन दे आर रेडली पाल्पेबल, बहुत इजीली पाल्पेट आप कर सकते हैं इनको, टिश्यू को बॉडी में। लोकलाइज टू देयर ओरिजिनल साइट, जहाँ से बने हैं वहाँ ही रहेंगे ये, कहीं मेटास्टेसिस शो नहीं करते हैं। डू नॉट शो इन्वेजन, इन्वेजन शो नहीं करेंगे, किसी और सेल में नहीं इन्वेजिनेट करेंगे, ना ही इसका डिस्ट्रॉय करेंगे नहीं को उसे। सो बेसिकली ये सब प्रॉपर्टी के बेसिस पे सर्जिकली उनका एक न्यूक्लिकेशन करना या सर्जिकली उनको रिमूव करना बहुत ईजीली रहता है। वही अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो यहाँ मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, देयर इज नो कैप्सूल प्रेजेंट। तो इसकी वजह से क्या होगा, दे आर पुअरली डिमार्केटेड। सी, अगर बॉडी में कोई टिश्यू में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, नॉर्मल सेल्स प्रेजेंट है, वहाँ नया एक मैलिग्नेंट ट्यूमर वाला सेल आ जाए, उसमें कैप्सूल भी नहीं है, तो वो इन सब में घुल मिल जाएगा ना, उसको हम डिफरेंशिएट थोड़ी ना कर सकते हैं। सो वही यहाँ पे लिखा है पुअरली डिमार्केटेड। ओके, और ये बेसिकली इन्वेजिनेशन शो करता है, तब ये दूसरे सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ दिस इज़ इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हमें तो यहाँ पे डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते कि नॉर्मल सेल कौन सा है, मैलिग्नेंसी वाला कौन सा है। तो क्या आप सर्जिकली इसको रिमूव कर सकते हैं? मैलिग्नेंसी वाले को नहीं कर सकते हैं। और डिफ़िकल्ट कई बार सर्जन्स करते हैं ऐसे ऑपरेशन जहाँ पे मैलिग्नेंसी वाले ट्यूमर सेल्स भी है, बट उस समय क्या होता है, जो उन्हें प्रिकॉशंस बहुत रखने होते हैं। और वहाँ पे लॉस क्या होता है, बेसिकली मेनी टाइम्स जो नॉर्मल टिश्यूज़ आसपास प्रेजेंट रहते हैं ट्यूमर सेल के, उनको भी कई बार बॉडी से रिमूव करना होता है। सी ना, वहाँ पे वो डिमार्केट तो कर नहीं सकते हैं इसको, इसलिए। दिस इज़ द फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, दिस इज़ बिनाइन ट्यूमर। एंड बिनाइन ट्यूमर में हमने देखा कि उसमें इन्वेशन नहीं दिखते हैं। सी, सर्जन ने जब ये फाइब्रो एडिनोमा को रिमूव करा तो ये आपको इस तरीके से दिखेंगे। आप देख सकते हैं द 10 कलर्ड इनकैप्सुलेटेड स्मॉल ट्यूमर विच इज़ शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम द वाइट ब्रेस्ट टिश्यू। आपको पूरे ये वाइट टिश्यू से अलग दिख सकते हैं, रेड कलर के। ये आपको बिनाइन ट्यूमर है। सोचिए, देखिए ना, बिनाइन ट्यूमर में क्या हमने प्रॉपर्टी देखा कि वो इन्वेजिनेशन नहीं करेंगे। अगर वो इन्वेजिनेशन कर लेते हैं तो आपको वो मिक्स हो जाते हैं वाइट टिश्यू के साथ, बट ये बिनाइन ट्यूमर है, इसमें इन्वेजिनेशन नहीं हुआ, इसलिए आपको ये 10 कलर्ड के आपको अलग दिख रहे हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि फाइब्रस कैप्सूल्स जो प्रेजेंट है वो ट्यूमर को सराउंडिंग टिश्यू से सेपरेट कर रहा है। अब हम मैलिग्नेंसी वाली कंडीशन देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने डक्टल कैर्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो ट्यूमर सेल्स होंगे वो इन्वेजिवनेस शो करेंगे, यानी कि नॉर्मल सेल के साथ वो इन्वेजिनेशन, इन्फिल्ट्रेशन शो करेंगे। तो जिसकी वजह से आप ये कट सेक्शन देख रहे हैं, इसमें आप ट्यूमर सेल और नॉर्मल सेल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्वेजिनेशन हो चुका है। ओके, और जब हम इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में भी यहाँ पे आपको एक कैप्सुलेटेड ट्यूमर सेल नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि ये मैलिग्नेंसी वाली कंडीशन है, और मैलिग्नेंसी वाली कंडीशन में जो ट्यूमर सेल होते हैं उनके ऊपर कैप्सूल नहीं होते हैं। सो नॉर्मल सेल और ट्यूमर सेल डिफरेंशिएटेड नहीं दिखते हैं स्लाइड में। मेटास्टेसिस क्या होता है? बेसिकली प्राइमरी ट्यूमर जहाँ पर भी बनता है बॉडी में, अगर उसका स्प्रेड कहीं और या डिस्टिंक्ट लोकेशन पे होता है तो उस फिनोमिना को हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। बेसिकली इट इज़ अ स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू द साइट विच आर फिजिकली डिसकंटिन्यूअस विद द प्राइमरी ट्यूमर। ओके, सो बेसिकली इट इज़ श्योर साइन ऑफ मैलिग्नेंसी। सी, हमें बिनाइन ट्यूमर में ये मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी नहीं दिखेगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमें मैलिग्नेंट ट्यूमर में ही दिखेगा। सो मेटास्टेसिस इज अ श्योर साइन ऑफ मैलिग्नेंसी। नो बिनाइन ट्यूमर विल एवर शो मेटास्टेसिस। अगर आपको पता करना है कि कौन सा बिनाइन ट्यूमर है और कौन सा मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन द बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा उसमें आपको मेटास्टेसिस देखने को मिलेगा। अगर हमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, मैलिग्नेंसी से पता नहीं चला, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा? द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन विल बी लोकल इन्वेजन।
अगर आपने मैंने आपको जब बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर हम देख रहे थे, सी गाइस, जब मैंने यहाँ पे टेबल बनाया था तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन करे थे कि जैसे बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस एब्सेंट होगा, मैलिग्नेंट में मेटास्टेसिस प्रेजेंट होगा। बिनाइन ट्यूमर में लोकल इन्वेशन जो है एब्सेंट होता है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कैप्सूल होता है। मैलिग्नेंट में क्या होता है, उनके सेल के ऊपर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो किसी और सेल में इन्वेजिनेट कर जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने मेंशन करा कि जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है लोकल इन्वेशन। गाइस, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। सी, हमने क्या बात कही कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो डेफिनेटली मैलिग्नेंसी को शो करेगा, बट इसके एक्सेप्शन है। 2 malignancies that do not metastatize. What are they? Basically basal cell carcinoma of skin and glioma. ग्लाइमा क्या होता है? ग्लायल सेल्स जो हमारे CNS में प्रेजेंट होते हैं, उसकी मैलिग्नेंसी होना। बेसिकली इन दोनों में ही आपको मेटास्टेसिस नहीं दिखेगी। अब बेसिकली हमें बात करना है, स्प्रेड हो रहा है ट्यूमर का बॉडी में एक जगह से दूसरी लोकेशन पे, तो वो किस वे में हो रहा है? लाइक स्प्रेड ब्लड के थ्रू हो रहा है, लिम्फेटिक के थ्रू हो रहा है, या डायरेक्ट हो रहा है? सो बेसिकली इस बेसिस पे हमने 3 टाइप बनाए हैं पाथवे ऑफ स्प्रेड ऑफ मेटास्टेसिस। बेसिकली डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटीज और सरफेस, डायरेक्टली हो जाना, लाइक डायरेक्टली स्प्रेड होना बिना ब्लड और बिना लिम्फेटिक के। लिम्फेटिक स्प्रेड जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होगा। हिमेटोजिनस स्प्रेड यानी कि ब्लड वेसल्स जो होगी ना बॉडी की, उनके थ्रू होगा मेटास्टेसिस। बेसिकली हमें इनको डिटेल में देखना ज़रूरी है। सो मैंने यहाँ पे डिटेल्ड में एक टेबल फॉर्मेट में बना के रखा है। कंप्लीटली पॉइंट्स हमें रॉबिन्स से मैंने यहाँ पे मेंशन करे, कंप्लीट जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है। कुछ चीज़ें रॉबिन्स में मेंशन नहीं थी बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक आपकी जब नेक्स्ट एग्जाम होगी, नीट पीजी एग्जाम होगी, सो उसमें अभी भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ एक्सेप्शंस पे, वो भी मैंने यहाँ मेंशन करें, तो हमें ये पूरा ही याद रखना है। ओके, सो डायरेक्ट स्प्रेड। बेसिकली डायरेक्ट स्प्रेड में क्या हो रहा है, जो आपका ट्यूमर सेल्स है वो बिना ब्लड और लिम्फेटिक के ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो वो ट्रेवल करके कहाँ जाता है? बेसिकली वो ट्रेवल करके पेरिटोनियल कैविटी, जो बॉडीज की मेन कैविटीज है, वहाँ चले जाता है। सो मेटास्टैटिक स्प्रेड अकर्स टू पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, जॉइंट स्पेसेस। बट मोस्ट कॉमनली हमें जो डायरेक्ट स्प्रेड देखने को मिलता है और जो उसकी वजह से ट्यूमर सेल्स का डिपोजिशन देखने को मिलता है, वो पेरिटोनियल कैविटी में देखने को मिलता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ मेंशन करें। रॉबिन्स के एग्जांपल्स है ये। बेसिकली इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओमेंटम बाय मेटास्टैटिक ओवेरियन कैर्सिनोमा। जब भी हमें ओवेरियन कैर्सिनोमा देखने को मिलता है किसी पेशेंट में, तो हम उसमें जो ओमेंटम है उसके ऊपर भी कुछ ट्यूमर सेल्स का डिपोजिशन चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि ओवेरियन जो कैर्सिनोमा है वो मेटास्टेसिस करके ओमेंटम तक पहुंच जाता है। सी, जो यहाँ पर सेल्स पहुँचते हैं ओमेंटम तक, ट्यूमर सेल्स, वो उसको पेनिट्रेट नहीं करते बट उसके ऊपर जो है अरेंज हो जाते हैं। आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है ओमेंटम की। आप देख सकते हैं ओमेंटम के ऊपर बहुत सारे ट्यूमर सेल्स आ गए हैं। कहाँ से मेटास्टेसिस करके आएंगे? ओवरी से। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है सूडोमैक्सोमा पेरिटोनिया। ये क्या कंडीशन है? बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपके अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स से कुछ ट्यूमर सेल्स मेटास्टेसिस करके पेरिटोनियल कैविटी में आ जाते हैं और उनकी वहाँ पर फिलिंग हो जाती है, बहुत सारा अमाउंट में वो अरेंज हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सूडोमैक्सोमा पेरिटोनिया। वो इट इज़ ड्यू टू फिलिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी बाय अपेंडिकल कैर्सिनोमा। हमने डायरेक्ट स्प्रेड समझ लिया है, अब हम लिम्फेटिक स्प्रेड समझेंगे। इसमें लिम्फ वेसल्स के थ्रू मेटास्टेसिस होती है। सो मेटास्टेटिक स्प्रेड अकर्स टू लिम्फेटिक वेसल्स। अब बेसिकली हमने जब यहाँ पे एक बिनाइन और मैलिग्नेंट का क्लासिफिकेशन देखा था ना, तो हमने यहाँ देखा था ना कैर्सिनोमा, सार्कोमा। अभी हम सभी कैंसरस ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं, है ना, कि उनका स्प्रेड कैसे होता है ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा था ना, 2 डिविजन्स होते हैं उनके, कैर्सिनोमा, कुछ सार्कोमा होते हैं। जो एपिथेलियल के थ्रू होते हैं वो कैर्सिनोमा, जो मेसेनकाइमल के थ्रू होते हैं वो सार्कोमा। सो जो कैर्सिनोमा होते हैं वो बेसिकली लिम्फेटिक वेसल को प्रेफर करते हैं। वो बोलते हैं हमें लिम्फेटिक वेसल के थ्रू ही स्प्रेड करना है। सो बेसिकली हमें कार्सिनोमा, जो भी जितने भी कार्सिनोमा होते हैं वो बेसिकली लिम्फेटिक वेसल के थ्रू मेटास्टेसिस करते हुए दिखते हैं।
कुछ सार्कोमा भी करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के, बट कॉमनली कार्सिनोमाइज करते हैं. सो कॉमनली सीन इन एपिथेलियल कैंसर दैट इज कार्सिनोमा. बट कुछ एक्सेप्शंस है जो कि कार्सिनोमा है बट वो लिम्फेटिक के थ्रू स्प्रेड नहीं करते हैं. ये बेसिकली ये एक्सेप्शंस जो है ऑल इंडिया नीट पीजी 2015-16 के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको यहाँ मेंशन करा है. ये रॉबिन में मेंशन है हिमेटोजेनस स्प्रेड के पैराग्राफ में. क्यों? क्योंकि ये जो कार्सिनोमास है हिमेटोजेनस स्प्रेड के थ्रू बॉडी में मेटास्टेसिस करते हैं. सो कार्सिनोमा मेटास्टेसिस बाय ब्लड, हिमेटोजेनस स्प्रेड, रीनल सेल कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा. कार्सिनोमा है ये, बट ये ट्रेवल किसके थ्रू कर रहे हैं, प्रीफर किस रूट को कर रहे हैं, ब्लड के थ्रू. सी ना, रीनल सेल कार्सिनोमा में क्या होता है, जो आपकी रीनल वेन्स होती है ना, बेसिकली उसमें ट्यूमर सेल्स अपने आप को लॉन्च कर लेते हैं वहीं पर फिर उनका मेटास्टेसिस स्टार्ट होता है और रीनल वेन की ब्रांचेस, फिर रीनल वेन, इस इन्फीरियर वेना उसके थ्रू वो बॉडी के अदर पार्ट्स में जाते हैं. हेपेटोसेलुलर में भी ऐसे ही होता है, जो हेपेटिक वेन से आपकी पेटिकल्स है वहाँ से ये इन्फीरियर वेना केवा, सुपियर वेना केवा, वहाँ से फिर ये मेटास्टेसिस करते हैं. सो बेसिकली ब्लड के थ्रू ये मेटास्टेसिस करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ लिम्फेटिक स्प्रेड बेसिकली कार्सिनोमास. ब्रेस्ट कार्सिनोमा में हमें जो मेटास्टेसिस है वो इसी के थ्रू देखेगा लिम्फेटिक के. हमने लास्ट एनाटॉमी में पढ़ा भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ब्रेस्ट की लिम्फेटिक सप्लाई. सो उसमें हमने क्या देखा था, बेसिकली बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं ब्रेस्ट के अराउंड, एक्सिलरी, सेंट्रल, इंफ्राक्लेविकुलर, सुप्राक्लेविकुलर. सर आप लिम्फ नोड्स की क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली यहाँ मैंने एक मेंशन करा सेंटाइल लिम्फ नोड. ये बहुत कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजी है. बेसिकली जो भी सर्जन है अगर उन्हें कार्सिनोमा डिटेक्ट होता है ब्रेस्ट में, तो सबसे पहले वो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है ना उसको उसकी बायोप्सी करेंगे. एक्सिलरी लिम्फ नोड की क्यों करेंगे, क्योंकि बेसिकली वो सेंटाइल लिम्फ नोड है ब्रेस्ट कार्सिनोमा का. इसका क्या मतलब, देखिए बेसिकली सेंटाइल लिम्फ नोड्स वो होते हैं जो कि सबसे पहले अफेक्ट होते हैं मेलिग्नेंसी के द्वारा. सी ये आपको मैं ग्राफ में बता रहा हूँ, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अराउंड बहुत सारे लिम्फ नोड्स है, बट जब भी लिम्फेटिक वेसल के थ्रू यहाँ पे मेटास्टेसिस होगी तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होंगे वो पहले वहाँ पर उनके वहाँ पहले मेलिग्नेंसी होगी, फिर वो मेलिग्नेंसी दूसरे लिम्फ नोड तक ट्रांसफर होगी. सो इस एक्सिलरी लिम्फ नोड को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटाइल लिम्फ नोड. अब आते हैं हिमेटोजेनिक स्प्रेड पे. बेसिकली इसमें मेटास्टेसिस किसके थ्रू होगी, ब्लड के थ्रू. ब्लड का किस वेसल्स के थ्रू ट्रेवल होता है, कुछ स्मॉल वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज के थ्रू ट्रेवल होता है पूरी बॉडी में. बट आपको यहाँ याद रखना है कि बेसिकली जो मेटास्टेसिस स्प्रेड हो रहा है ना वो बेसिकली मेनली स्मॉल वेन्स के थ्रू होता है. आर्टरीज में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, कैपिलरीज में और कम देखने को मिलता है. स्मॉल वेन्स मेनली इन्वॉल्व होती है मेटास्टेसिस स्प्रेड के लिए. कहाँ देखने को मिलता है, सीन इन सार्कोमास कॉमनली. यहाँ हमने देखा था ना कि कार्सिनोमा लिम्फेटिक स्प्रेड को प्रीफर करते थे. अब जो सार्कोमास है वो हिमेटोजेनिक स्प्रेड को प्रीफर करते हैं. बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस है, ये भी नीट पीजी के क्वेश्चन है. सार्कोमा मेटास्टेसिस बाय लिम्फेटिक, बेसिकली एल्वुलर, रैप्डोमायोसार्कोमा और साइनोवियल सार्कोमा. ये दो ऐसे सार्कोमास है जो कि लिम्फेटिक स्प्रेड को प्रीफर करते हैं. और यहाँ पर हमने कुछ कार्सिनोमास पढ़े थे जो कि हिमेटोजेनस स्प्रेड को प्रीफर करते हैं. ये आपको याद रखना है. एग्जाम्पल ऑफ हिमेटोजेनस स्प्रेड, ऑस्टियोसार्कोमा. अब यहाँ पे मैंने कुछ रैप्डोमायोसार्कोमा भी मेंशन करें. गाइस, एम्ब्रियोजेनिक एंड प्लियोमॉर्फिक रैप्डोमायोसार्कोमास आर एग्जाम्पल्स ऑफ हिमेटोजेनस स्प्रेड. बट इन्हीं का एक और टाइप है एल्वुलर. बट वो जो एल्वुलर है वो हिमेटोजेनस स्प्रेड को प्रीफर नहीं कर रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, लिम्फेटिक के थ्रू. These are the images of alveolar rhabdomyosarcoma in babies. अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्यूमर में एनाप्लेसिया कंप्लीटली समझा. रेट ऑफ ग्रोथ हमने देखा कि कैसे मेलिग्नेंसी में साइज कैसे इंक्रीज होता है सेल का. लोकल इन्वेजन एंड कैप्सूल हमने समझा. देन हमने मेटास्टेसिस को समझा. मेटास्टेसिस में हमने कैसा उसका स्प्रेड होता है, किस किस मोड में उसका स्प्रेड होता है वो समझा. एंड लास्टली हमने
एक डिफ्रेंशिएशन समझा मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया एंड एनाप्लेसिया का।